गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी को फिर से एक बार गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? और आज हमारी क्लास नेक्स्ट है आज हमारी, और पॉलिटी स्पेशल थर्ड बैच की, जिसमें हमने जो हमारी नेक्स्ट क्लास हुई थी सैटरडे फ्राइडे में, उसमें हमने सेशन के रिगार्डिंग पढ़ा था। और सेंट्रल में सेशन क्या होता है, स्टेट में सेशन क्या होता है, वो हमने सारी बात पढ़ी, आर्टिकल्स पढ़े और किस तरीके से सेशन आता है। ठीक है। और क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है वो अभी हमने सबने पढ़ा। ठीक है। एक बार उसको रिकॉल करते हैं। जो हम सेंट्रल का पढ़ रहे हैं वही सारी चीज़ें स्टेट में भी होंगी। ठीक है। तो फर्स्टली मैंने आपको बताया था कि जो सेशन होते हैं वो 1/10 मेंबर, है ना, सेशन जो होते हैं वो 1/10 मेंबर शुड बी प्रेजेंट इन हाउसेस। मतलब कि सेशन चलने के लिए कम से कम 1/10 सदस्यों का होना जरूरी होता है। यानी कि अगर हमें लोकसभा का सेशन चलाना है या राज्यसभा का सेशन चलाना है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास मिनिमम 1/10 मेंबर होना चाहिए। किसका? टोटल मेंबर का। यानी कि अगर हम अपने लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं? 545। और 545 का अगर आप 1/10 निकालोगे तो कितने मेंबर बैठेंगे? 55 मेंबर बैठेंगे। तो यानी कि 55 मेंबर का होना आवश्यक है, तभी ही आपकी लोकसभा का संचालन होगा। ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी ऐसा भी होती है कि कोरम नहीं होता है पूरा, है ना, कभी कोरम नहीं हो पाता है पूरा। तो ऐसी कंडीशन में जो भी संबंधित सदन का जो भी उसकी अध्यक्षता कर रहा होगा, लाइक अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का स्पीकर, तो वो ऐसे कंडीशन में कुछ टाइम के लिए लोकसभा को स्थगित कर सकता है, यानी कि लोकसभा को सस्पेंड कर सकता है। उसी तरीके से राज्यसभा को भी सस्पेंड कर सकता है यदि अगर कोरम पूरा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं सेशन में पहला पॉइंट आता है कि लोकसभा का सेशन चलने के लिए, राज्यसभा का सेशन चलने के लिए 1/10 मेंबर का होना जरूरी होता है, और इसी चीज़ को हम कोरम बोलते हैं। और ये हमारे सेंट्रल के आर्टिकल 100 में लिखा है। लेकिन अगर मैं इसी बात को एक स्टेट में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो स्टेट में किस आर्टिकल में होगा? 189 में। क्योंकि हम अगर किसी आर्टिकल में 89 जोड़ दे, यानी किसी हम सेंट्रल के आर्टिकल में 89 प्लस कर दे, तो वो जो आर्टिकल होता है वो मोस्टली 70% जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टेट में। वहीं आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि लोकसभा का कोरम कितना होता है, तो लोकसभा का कोरम 1/10 होता है, राज्यसभा का कोरम 1/10 होता है। लेकिन अगर मैं वही बात करता हूँ एक स्टेट की, तो स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो कोरम होता है वो भी 1/10 होता है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो भी कोरम 1/10 होता है। ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, आप इस चीज़ को थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करें। फिर मैंने आपको बताया था कि जो आपका सेशन है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं साशा। मतलब पहला होगा एस, दूसरा होगा ए, और नेक्स्ट होगा एस ए। एस का मतलब होता है, इसमें 3 पार्टीशन निकल के आ जाता है जो हमारे संविधान के आर्टिकल 85 में है। और आर्टिकल 85 में कहता है कि पहला पॉइंट निकल के आता है आपका सेशन। सेशन का मतलब होता है सत्र। अब अगर मैं सत्र की बात करूं तो ये भी आपके 3 टाइप के होते हैं, एक सेंट्रल में भी और एक स्टेट में भी। फर्स्ट सेशन जो होगा वो होगा समर सेशन। समर सेशन का मतलब होता है, हम इसको बजट सत्र भी कह सकते हैं। ठीक है। अब ये जो बजट सत्र है ये बेटा 2 चरणों में चलता है। ठीक है, 2 चरणों में चलता है ये। यानी कि आप इसकी जो तुलना है वो एक एग्जाम्पल के तौर में सैंडविच के रूप में कर सकते हैं। यानी जैसे सैंडविच के 2 पार्ट होते हैं ना, तो यानी कि पहला पार्ट चलेगा, फिर दूसरे पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस, मतलब थोड़ा सा गैप होगा 10 से 12 दिनों का। उसके बाद दूसरा चरण चलेगा। तो जो आपका समर सेशन होता है वो बजट सेशन के नाम से भी जाना जाता है। बजट सेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस जो है आपके इस सेशन में बजट को पेश किया जाता है। और ये जो समर सेशन होता है, ये जब भी नई लोकसभा गठित होगी तो उसका ये पहला सत्र होगा, और ये सबसे बड़ा सत्र होता है। और इसकी जो अवधि है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो ये 2 से ढाई महीने तक होता है, और लगभग ये फैब से स्टार्ट होकर के मई तक चलता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है, पहले भी स्टार्ट
पहले यानी कि आपका जनवरी से भी स्टार्ट हो सकता है, मार्च से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। और बजट की बात करूँ तो बजट जो है वो फेब के लास्ट वीक में रखा जाता है, तो इसलिए हम इसको बजट सत्र भी कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट होगा आपका मानसून मानसून सेशन। मानसून सेशन का मतलब होता है मानसून सत्र, और ये आपका जो होता है वो जुलाई से स्टार्ट होता है, जुलाई अगस्त से स्टार्ट होता है, और इसकी अवधि 20 से 30 दिन की होती है। ये भी फ्लेक्सिबल है, कोई इसका निश्चित टाइम नहीं होगा। वही मैं बात करूँ, जो लास्ट का सेशन चलता है वो चलता है विंटर सेशन, और विंटर सेशन होता है ग्रीष्म सॉरी शीत सत्र। और ये जो शीत सत्र होता है ये आपका 10 से 15 दिन की ड्यूरेशन का होता है, और ये दिसंबर में चलता है, और दिसंबर में ही ख़त्म हो जाता है लास्ट में, या फिर नवंबर से स्टार्ट किया, नवंबर के लास्ट वीक में तैयार किया, यानी कि नवंबर के लास्ट में उसको जो है प्रिपेयर किया, मतलब उसको बनाया, सेशन आया, और जो है दिसंबर में वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसी सारी चीज़ों को जो है एक सेशन की जो है पूरी एक सिस्टमेटिकली लिस्ट कहते हैं। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ, एक इसमें पॉइंट निकलता है आर्टिकल 85 में प्रोरोगेशन, यानी कि 17वें 17वें की बात करूँ तो ये ड्यूरेशन बिटवीन टू सेशन होता है, और नॉट मोर देन 6 मंथ, यानी कि ये जो दो सत्रों के बीच की जो अवधि होती है, जैसे 10 दिन की अवधि हुई, या 3 महीने की अवधि हुई, या 2 महीने की अवधि हुई, तो ये एक तो अवधि 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी बात, और जो है अगर मैं 17वें की बात करूँ तो जो दो सेशन के बीच का जो भी टाइम होगा, ठीक है, वो 17वें होता है, और ये जो बीच का गैपिंग होगा, जो बीच का टाइम होगा, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता। वही मैं बात करूँ मिनिमम सेशन की, तो आप एक वर्ष में 2 सेशन ला सकते हैं, ठीक है, आपको एक साल में 2 सेशन लाना आवश्यक होता है। और अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम की, तो हालांकि अगर सरकार चाहे, सरकार की एडवाइस पे राष्ट्रपति 4 सेशन भी ला सकता है, एक एक्स्ट्रा सेशन भी ला सकता है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और सेशन को समाप्त करने और सेशन को स्टार्ट करने का जो प्रोसीजर होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ प्रोरोगेशन और सेशन के बारे में बात थी। अब अगला पॉइंट है डिसोल्व। डिसोल्व का मतलब ये होता है कि जो हमारी लोकसभा है, लोकसभा इज ए परमानेंट नॉन परमानेंट हाउस, यानी कि लोकसभा नॉन परमानेंट हाउस है, यानी कि एक अस्थायी सदन है, यानी कि इसको भंग किया जा सकता है। और भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पे? पीएम की सलाह पे। और कब 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 जो है उसको डिसॉल्व करता है? मान लीजिएगा अगर पीएम को ये लगे कि हमारे देश का जो है शासन एक अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलाया जा सकता, तो उस रिगार्डिंग वो जो है राष्ट्रपति को जो है एडवाइस दे सकता है लोकसभा भंग करने की, ठीक है ना। तो यही सारी बातें हमने सारी पढ़ी, ठीक है। अगला हमारा आर्टिकल था, और यही सभी बातें एक स्टेट में भी होती है, स्टेट में भी यही सेशन होते हैं। आपका समर सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, आपका मानसून सेशन होता है, लेकिन इनके टाइमिंग थोड़े अलग अलग होते हैं, क्योंकि क्योंकि एक स्टेट तो है नहीं, स्टेट तो काफ़ी सारे हैं, है ना। लेकिन वहाँ का स्टेट का जो भी पहला सेशन होगा वो समर सेशन होगा, ठीक है बच्चे, और सबसे बड़ा सेशन होता है ये भी। अगर मैं बात करना चाहूँ आगे चल के, तो आर्टिकल 86 है, और आर्टिकल 86 में एड्रेस कहा गया है, यानी संबोधन की बात की गई है। और राष्ट्रपति सदन को संदेश भेज सकता है, उनको संबोधित कर सकता है, उस वहाँ पे भाषण दे सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पब्लिक वेलफेयर का मैटर है तो वहाँ पे वो संदेश भेज सकता है हाउसेस को, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में, और वो उसको संबोधित भी कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 87 यानी स्पेशल एड्रेस में वो आपको एक विशेष संबोधन के द्वारा संबोधित करता है, यानी दोनों सदनों के जो भी मेंबर होंगे उनको एक साथ संबोधित करता है। आर्टिकल 87 में ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट को, और इसमें एक विशेष संबोधन करता है, जिसमें वो सरकार के आने वाले विजन के बारे में बात करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है राष्ट्रपति एक जो है नई सरकार का पहला सेशन जो भी होगा उसको संबोधित करेगा, और प्रत्येक साल का पहला सेशन जो भी होगा उसको
संबोधित करेगा, ठीक है। और यही सभी बातें अगर मैं सेंट्रल में एप्लीकेबल करूँ तो वहाँ पे गवर्नर करता है, यानी गवर्नर जो है सदनों को संदेश भेज सकता है, पब्लिक वेलफेयर के मामले में सदनों को संबोधित कर सकता है, ठीक है। आर्टिकल अगर हम 86 में, जैसे सेंट्रल में 86 है तो आर्टिकल 89 ऐड कर देंगे, तो जो भी आर्टिकल बनेगा लाइक एक 175 वो आपका एक स्टेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और राज्यपाल जो है वो आपका राज्यपाल जो है वो आपका जो है एक राज्य को जो है, राज्य की जो सरकार का जो भी पहला सेशन चलेगा, ठीक है। और पहला सेशन कौन सा चलेगा, डेफिनेटली जो है समर सेशन चलेगा, तो उसको संबोधित करेगा, दोनों हाउस के एक साथ मेंबर को एक साथ जो है संबोधित करेगा। और जो आपकी नई सरकार अगर बनती है तो उसको संबोधित करेगा, और वहाँ पे जो है अपनी सरकार के विजन के बारे में वो उसको बताएगा, ठीक है। जो है सबको कॉन्ग्रेचुलेशन देगा, एमपी वगैरह को, सबको, जो भी एक मेन जैसे फर्स्टली जो है भाषण होता है उसमें वो आपको बताता है कि भाई हमारी सरकार में ये एमपी हैं और ये इस तरीके से, वो एक तरीके से पूरा ब्रीफ आइडिया देता है सभी लोगों को, ठीक है। तो ये सेंट्रल की बातें कंप्लीट हुई, आपकी स्टेट की बातें कंप्लीट हुई। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं बिल के रिगार्डिंग, ठीक है बच्चे। तो हेडिंग डालेंगे बिल, और नोट्स जो है मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं आपको, ठीक है, आपके अकाउंट में आ गए होंगे, तो सभी बच्चे उसको नोट डाउन कर लें। तो अगर मैं बिल के बारे में बात करूं यहाँ पे, तो देखो बिल का मतलब क्या है यहाँ पे। बिल बिल का मतलब होगा विधेयक। अगर मैं बिल के बारे में बात करूं तो यहाँ पे बिल किस तरीके से काम करता है, तो उसका एक हल्का सा पॉइंट देखते हैं। जैसे मैं बच्चे पार्लियामेंट की बात करता हूं, ठीक है, पार्लियामेंट की बात करता हूं, तो पार्लियामेंट में क्या होगा, पार्लियामेंट के कितने पार्ट होंगे, तो आप बोलोगे सर पार्लियामेंट के 3 पार्ट होंगे। कौन कौन से, पहला होगा प्रेसिडेंट, पहला होगा प्रेसिडेंट, दूसरा होगा आपका क्या, लोकसभा, और तीसरा होगा राज्यसभा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं प्रेसिडेंट के बारे में बात करूं तो ये हमारे किस आर्टिकल में आता है, ये हमारा होगा आर्टिकल 52 में। और आर्टिकल 52 क्या कहता है, आर्टिकल 52 कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का एक ही राष्ट्रपति होगा और ये हेड ऑफ नेशन भी होता है। वही मैं आर्टिकल 81 की बात करूं तो ये लोकसभा के बारे में बताएगा, और आर्टिकल 80 ये किसके बारे में बताएगा, ये राज्यसभा के बारे में बताएगा, ठीक है बच्चे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जितनी भी बातें हैं, ठीक है, ये जितनी भी बातें हैं ये आपके इन आर्टिकल्स में कही गई हैं। लेकिन अगर मैं वही बात करूं पार्लियामेंट के बारे में, तो पार्लियामेंट किस आर्टिकल में होगा, तो पार्लियामेंट जो होगा बच्चे वो आपका 79 आर्टिकल में होगा। और पार्लियामेंट का काम क्या होता है, वर्क क्या होता है, तो इसका जो मोस्टली वर्क होगा वो होगा मेकिंग ऑफ लॉ, ठीक है, मेकिंग ऑफ लॉज, यानी कि कानून बनाना, कानून बनाना, ठीक है बच्चे, यही तो काम होगा इसका पार्लियामेंट का। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी क्वेश्चन में कि पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं, तो पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं। पहला होता है प्रेसिडेंट, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। या ये क्वेश्चन आ सकता है कि पार्लियामेंट में कितने हाउस होते हैं, तो पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। पार्लियामेंट की सॉरी प्रेसिडेंट की बात करें तो ये हमारे आर्टिकल 52 में है, लोकसभा की बात करें तो ये हमारे आर्टिकल 81 में है, और राज्यसभा की बात करें तो ये हमारा आर्टिकल 80 में है। वही मैं बात करूं पार्लियामेंट के बारे में, तो पार्लियामेंट हमारा आर्टिकल 79 में है, और इसका जो काम है वो मेकिंग ऑफ लॉ है, यानी कि कानून को बनाना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं कानून के बारे में बात करूं तो कानून किस तरीके से इसका एक प्रोसेस होता है वो हम देखते हैं। तो अब कानून बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, कानून बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, बिल को रखना होता है, ठीक है, बिल को यानी कि विधेयक को रखना होता है, ठीक है। और विधेयक कौन बनाएगा, यानी कि आपका कौन तैयार करेगा बिल को, प्रिपेयर बाय गवर्नमेंट, या तो सरकार बनाएगी, या फिर एनी एनी
मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार का कोई मंत्रालय है, ठीक है। और ये बिल पास कैसे होगा, ये बिल पास कैसे होगा, ये बिल जो पास होगा, ये जो एक्ट बनेगा, ठीक है, ये बनेगा कैसे, ये सबसे पहला आप पास किससे कराओगे, पास बाय पार्लियामेंट, ठीक है। अगर ये पार्लियामेंट से पास होगा तभी तो ये एक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा बच्चे ध्यान से समझने की कोशिश करें। अगर मैं बिल की बात करूं तो बिल जो है किसके द्वारा बनेगा, प्रिपेयर बाय गवर्नमेंट या एनी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, या तो सरकार के द्वारा बिल बनाया जाए या फिर सरकार के किसी मंत्रालय के द्वारा बनाया जाए। और अगर कोई भी बिल अगर एक्ट बनेगा, कोई भी बिल अगर एक्ट बनेगा, ठीक है, तो वो जो एक्ट बनेगा वो पार्लियामेंट के तीनों अंगों से तो पास होगा। यानी पार्लियामेंट के तीन अंग कौन से हैं, पहला प्रेसिडेंट, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपने कोई भी बिल लिया, मान लो कोई भी बिल ले लीजिएगा, आपने उस बिल को लोकसभा रखा, लोकसभा से पास हुआ एक मेजोरिटी से, ठीक है। अब वहां पे मेजोरिटी क्या होगी, वो अकॉर्डिंग टू हमें बिल पे देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके का बिल पेश कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर वो लोकसभा पहुंचेगा, सॉरी राज्यसभा पहुंचेगा, राज्यसभा से पास होगा और लास्ट में वो प्रेसिडेंट के पास पहुंचेगा और प्रेसिडेंट साहब उस पर साइन करके उसको एक्ट बना देंगे। तो यही तो एक प्रोसीजर होता है बिल को पास कराने का, ठीक है। तो वही मैं बात करना चाहूंगा, अगर मैं पार्लियामेंट की बात करना चाहूंगा तो पार्लियामेंट के तीन अंग होते हैं बच्चे, मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ। पार्लियामेंट जो होते हैं उसके पार्ट्स जो होते हैं वो तीन पार्ट्स होते हैं। हालांकि काफ़ी सारे बच्चे इस तरीके से भी कहते हैं कि पार्लियामेंट के दो अंग होते हैं, पहला प्रेसिडेंट और दूसरा हाउस। लेकिन अगर आप हाउस लिख रहे हैं तो आपको वहां पे वो भी डिफाइन करना पड़ेगा कि हाउस कौन से होंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा। लेकिन अगर आप ऐसे भी बता रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पार्लियामेंट जो होगा आपके इसके तीन पार्ट होंगे, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। प्रेसिडेंट आर्टिकल 52, लोकसभा आर्टिकल 81 और राज्यसभा आर्टिकल 80। वही मैं बात करूं पार्लियामेंट के बारे में तो आर्टिकल 79 में है और इसका काम है मेकिंग ऑफ लॉज यानी कानून को बनाना, कानून का निर्माण करना, ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं बात करूं विधेयक के बारे में तो इसका जो है विधेयक को कौन बनाएगा, भाई प्रिपेयर बाय गवर्नमेंट या एनी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और ये एक्ट कैसे बनेगा, ये एक्ट बनेगा कि पास बाय पार्लियामेंट, जब हम इसको पार्लियामेंट के तीनों अंगों से पास करा देंगे तब ये एक्ट बनेगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि बिल एक बनाने के आधार पे यानी कि बेस ऑन ड्राफ्ट यानी कि बेस ऑन प्रिपेयर, यानी कि अगर मैं बिल की बात करूं तो बनाने के आधार पे कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं। इसको बेटा कॉपी करो फटाफट। हालांकि मैंने इसके नोट्स पहले से ही अपलोड करा दिए हैं, आप इसके नोट्स देख लीजिएगा, ठीक है ना। और कोशिश ये करें कि खुद से नोट्स बनाएं। वो नोट्स जो मैं आपको दे रहा हूँ वो ओनली हेल्प के लिए है, ठीक है ना, वो केवल हेल्प के लिए है। और आपको अगर किसी स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो आई होप आपका ये कॉपी हो गया होगा। अब हम बात करते हैं आगे। तो बिल जो है वो बनाने के आधार पे कितने प्रकार के होंगे वो हम सभी बातें पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अगर आप ना इसको डिस्कशन, अगर आप इसका पॉलिटी का अपने दोस्त के साथ, अपने किसी भी मेंबर, घर के मेंबर के साथ अगर आप इसको जितना डिस्कशन करोगे आपकी पॉलिटी उतनी ही स्ट्रोंग होगी। देखो अगर आप इसको किताबों से रटोगे, ठीक है, तो आप नहीं समझ पाओगे। लेकिन अगर आप इसको जितना डिस्कशन करते हो, आप इसको जितना जो है डिस्कस करते हो एक टाइम से, तो आपको रिवीजन भी होगा और आप उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम बात करूँ बिल के बारे में, अगर मैं बात करूँ एक बिल के बारे में, तो बिल यहाँ पे बनाने के आधार पर, बनाने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो बिल आपके दो ही प्रकार के होंगे। पहला होगा आपका गवर्नमेंट बिल, गवर्नमेंट बिल, ठीक है, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इसको सरकारी बिल, सरकारी बिल यानी कि सरकारी विधेयक, ठीक है। और दूसरा आपका होगा प्राइवेट बिल, प्राइवेट बिल मतलब निजी, निजी विधेयक।
अब इसका क्या मतलब है? देखो, अगर मैं गवर्नमेंट बिल की बात करूं तो 99% केसेस में जो बिल पारित होते हैं वो गवर्नमेंट बिल होते हैं, और जो गवर्नमेंट बिल जो होते हैं वो सरकार के द्वारा, ठीक है, जैसे सरकार के किसी मंत्रालय के द्वारा बनाए जाते हैं। और ये जो बिल होते हैं, ये जब सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं तो सरकार के द्वारा ही इनको सदनों में भी रखवाया जाता है, और ये जो बिल होंगे वो पार्लियामेंट के तीनों अंगों से पास होकर के तब वो एक्ट बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं प्राइवेट बिल की बात करूं तो जो प्राइवेट बिल है वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो उसका एमपी जो है बनाएगा, ठीक है। मान लो लोकसभा के एमपी भी बना सकता है, राज्यसभा का एमपी भी बना सकता है, और वही सदनों में रखवाएगा। और इस टाइप के जितने भी बिल होंगे वो आपके प्राइवेट बिल होंगे, यानी कि निजी बिल होंगे, ठीक है बच्चे। अब इसकी किस तरीके से लिखेंगे? तो जो गवर्नमेंट बिल होगा वो होगा प्रिपेयर बाय गवर्नमेंट एंड एनी मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार के द्वारा बनाया जाए या सरकार के किसी मंत्रालय के द्वारा बनाया जाए वो बिल जो होगा वो एक गवर्नमेंट बिल होगा। लेकिन प्राइवेट बिल की बात करें तो जो प्राइवेट बिल होगा वो होगा प्रिपेयर बाय एनी हाउस ऑफ एमपी, यानी कि प्रिपेयर बाय, ऐसा लिख लो, प्रिपेयर बाय एमपी, ठीक है। और ये जो एमपी होगा वो एमपी आपका लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। और 99% केसेस में जो बिल प्रिपेयर होते हैं वो आपके गवर्नमेंट बिल होंगे, और लगभग 2 से 3% जो बिल होते हैं वो प्राइवेट बिल होते हैं। अब इस बिल को हम किस तरीके से जो है किस तरीके से हम इसको रखवाते हैं उसका एक पूरा प्रोसीजर है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कॉपी कीजिए इस चीज को फटाफट बच्चे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं आगे, बिल बनाने के आधार पे तो 2 प्रकार के हो गए, लेकिन अगर मैं बात करूं बिल को, अगर मैं बात करूं बिल को प्रकृति के अनुसार, है ना, प्रकृति के अनुसार, तो प्रकृति के अनुसार बिल कितने टाइप के होंगे? तो बिल बेटा 4 टाइप के होंगे, यानी कि टाइप ऑफ बिल जो होंगे वो 4 टाइप से होंगे। सबसे पहला जो बिल होगा आपका वो होगा ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल को हम हिंदी में बोलेंगे साधारण विधेयक, ठीक है, साधारण विधेयक। सेकंड नंबर पे होगा आपका क्या? मनी बिल। क्या होगा? मनी बिल। मनी बिल का मतलब होगा आपका धन विधेयक, धन विधेयक। थर्ड होगा आपका क्या? थर्ड होगा आपका फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल, ठीक है, यानी कि वित्त विधेयक। और फोर्थ होगा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है। तो बच्चे 4 टाइप के बिल होते हैं, इसको भी साथ साथ नोट कर लीजिएगा, मैं इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपने कॉपी कर लिया होगा इसको। अब देखो,
अगर मैं बात करता हूँ बिल बनाने के आधार पे, तो गवर्नमेंट बिल और प्राइवेट बिल, ये टू टाइप से बिल आप बना सकते हो। यानी कि आप अगर इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं रखने के आधार पे। तो जो बिल रखे जाते हैं सदनों में वो दो ही तरीके से रखे जाएंगे, वो दो ही प्रकार के रखे जाएंगे, या तो प्राइवेट बिल या फिर गवर्नमेंट बिल। गवर्नमेंट बिल जो होता है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, गवर्नमेंट के किसी मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है, और वही सदनों में रखवाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक जो है एक प्राइवेट बिल के बारे में, तो जो प्राइवेट बिल होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? एमपी के द्वारा। अब वो चाहे लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, ठीक है। यही बिल के बारे में अगर मैं बात करूँ, एक सेंट्रल के बारे में बात करूँ, लेकिन स्टेट के बारे में बात करूँ, तो स्टेट में भी दो टाइप के बिल बनते हैं। वहाँ पे भी एक जो है प्राइवेट बिल होगा, वहाँ पे भी एक गवर्नमेंट बिल होगा। गवर्नमेंट बिल मतलब गवर्नमेंट यानी सरकार बनाएगी, सरकार का कोई मंत्रालय बनाएगा। और जो प्राइवेट बिल होगा स्टेट का, वो कौन बनाएगा? एमपी ऑफ एनी हाउस, यानी कि चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, ठीक है। यानी कि या तो एमएलसी बनाएगा या फिर एमएलए बनाएगा, और सेंट्रल में एमपी बनाएगा, एमपी ऑफ लोकसभा या फिर एमपी ऑफ राज्यसभा। क्योंकि ये वाला जो प्रोसीजर है ये दोनों जगह काम करता है, सेंट्रल में भी काम करता है, स्टेट में भी काम करता है। सेंट्रल में भी दो टाइप के बिल होंगे और स्टेट में भी दो टाइप के बिल होंगे बनाने के आधार पे। लेकिन अगर मैं बात करूं एक बिल की कैटेगरी के बारे में कि बिल को आप कितने टाइप्स में कन्वर्ट कर, कितने टाइप्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ये भी आपका स्टेट में भी ऑर्डिनरी बिल होगा, मनी बिल होगा, फाइनेंस बिल होगा, ठीक है। और उसी तरीके से सेंट्रल में भी होगा। लेकिन मैं बात करूं पहला बिल, तो जो पहला बिल है वो ऑर्डिनरी बिल है, यानी कि साधारण विधेयक है, ठीक है। आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब मुझे इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर मैं ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात करूं, तो जो ऑर्डिनरी बिल है वो साधारण विधेयक होता है। दूसरा होगा मनी बिल यानी कि धन विधेयक होगा। तीसरा होगा फाइनेंस बिल यानी कि वित्त विधेयक होगा। और चौथा होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी कि संविधान संशोधन विधेयक। अगर मैं बात करूं मनी बिल के रिगार्डिंग, ठीक है, मनी बिल के रिगार्डिंग, तो ये जो मनी बिल है ये किस संबंध में रखा जाता है? तो अगर मैं बात करूं फंड के बारे में, अगर मैं बात करूं फंड के बारे में, फंड फंड का मतलब आप लोग जानते हो। फंड का मतलब क्या होता है? कोष। और हमारे एक सेंट्रल में कितने टाइप के कोष होते हैं, फंड होते हैं? तीन टाइप के। पहला होता है कौन जो है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी भारत की संचित निधि। दूसरा होगा जो है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की आकस्मिक निधि। और एक पब्लिक अकाउंट फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की लोक लेखा निधि। तो ये हमारे तीन टाइप के फंड होते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा फंड होता है वो जो है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया होता है, यानी कि भारत की जो है संचित निधि। अब इन भारत की जो संचित निधियां हैं, जो तीन टाइप की संचित निधियां हैं, ये आपके एक स्टेट में भी होती हैं और एक सेंट्रल में भी होती है। लेकिन अगर मैं सेंट्रल के बारे में बात करूं, तो इन सेंट्रल के जो तीन फंड हैं, इन तीन फंड से अगर हमें किसी भी प्रकार से पैसा निकालना हो या पैसा जो है यहाँ पे जमा करना हो, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी बिल होंगे वो क्या होंगे? मनी बिल होंगे, ठीक है बच्चे, क्या होंगे? मनी बिल होंगे। अब यहाँ पे अगर हम कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया की बात करें, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि ये जो सबसे बड़ा फंड होगा हमारा सेंट्रल का, ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम जो खर्चे होते हैं भारत सरकार के वो इसी फंड से चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा आपका टैक्सेस, ठीक है। अगर हम टैक्सेस के रिगार्डिंग कोई बिल ला रहे हैं, मतलब जैसे कि मान लो हम किसी टैक्स की रेट को कम करना चाहते हैं, किसी टैक्स के रेट को हम बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो भी बिल होगा वो कौन सा होगा? मनी बिल होगा, ठीक है। अगला होगा जैसे चार्ज्ड एक्सपेंस यानी कि भारित व्यय। भारित व्यय, इसको हिंदी में बोलेंगे भारित व्यय। भारित व्यय का मतलब क्या होता है? देखो, भारित व्यय का मतलब होता है कि जो जिस मतलब जैसे हमारी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया है, तो जो हमारी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से वहाँ से किस किस को सैलरी मिलती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मिलती है, आपका गवर्नर को मिलती, सॉरी गवर्नर नहीं, सॉरी ये क्या नाम है तुम्हारा, जो है आपका ऑल जजिस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है, आपका कैग को मिलती है ना। और आपका और किसको मिलती है? वाइस प्रेसिडेंट को मिलती है, आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा को मिलती है, स्पीकर ऑफ राज्यसभा को मिलती है, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा मिलती है, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा मिलती है, आपका यूपीएससी के मेंबर और चेयरमैन को मिलती है, ठीक है। इतने सारे बंदों को जो है सैलरी मिलती है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से।
अब इसका क्या मतलब है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया का, यानी कि पद के दौरान अगर ये पद पे है तो इनकी सैलरी में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता, ना ही आप इनकी सैलरी घटा सकते हैं और ना ही इनकी सैलरी आप बढ़ा सकते हैं। यही तो मतलब हुआ। तो ये जितने भी फंड, जितने भी ये एक्सपेंस है, ये क्या होंगे, भारित व्यय होंगे, यानी कि एक तरीके से जितने भी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया के जितने भी एक्सपेंस होंगे वो भारित व्यय में आएंगे, जिनको सैलरी जो है मिलती है राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को, ईटीसी करके, ठीक है ना। वो मैंने आपको बताया है कि कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से सैलरी किस किस को मिलती है, कितनी कितनी सैलरी मिलती है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और लास्ट आपका पॉइंट होगा क्या, लास्ट आपका पॉइंट होगा डेप्ट। डेप्ट का मतलब होता है ऋण, ठीक है, ऋण। ऋण का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी से ऋण उधार ले रहे हैं, ऋण किसी को दे रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जितने भी बिल होंगे वो एज ए मनी बिल होंगे, ठीक है बच्चे। तो ये जितने भी होंगे, अब कोर्स की बात करें, फंड की बात करें, तो ये फंड जो है ये आपका 3 टाइप का होगा, और ये आपका एक स्टेट में भी होता है और एक सेंट्रल में भी होता है। टैक्सेस का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी टैक्स में की रेट में कमी कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, किसी प्रकार से उसमें कोई चेंजेस, कुछ और चेंजेस कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग जितने भी बिल होंगे वो आपके मनी बिल होंगे, ठीक है बच्चे। चार्ज एक्सपेंस की बात करूँ तो जितने भी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से हमारे जितने भी हमें जो है ये राष्ट्रपति हुआ, उपराष्ट्रपति हुआ, लोकसभा स्पीकर हुआ, इनको जितनी भी सैलरी मिलती है, जो भी इनको भत्ता मिलते हैं, वो आपको कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से मिलते हैं और वो सभी भारित व्यय में आते हैं। डेप्ट की बात करूँ तो अगर हम किसी से ऋण ले रहे हैं, किसी को ऋण दे रहे हैं, या कोई भी ऐसी काम है जो ऋण से रिलेटेड है, उसके लिए जो भी बिल पास होगा वो मनी बिल पास होगा। और मनी बिल की बात करूँ तो मनी बिल का मतलब यह है कि आपको इसे पास कराना ही होगा, यानी सरकार को इसे पास कराना होगा, और यदि सरकार पास नहीं करवाती है तो सरकार जो है गिर सकती है। अब वो ये वाला जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, मैं जब इसको पास करूंगा ना, जब मैं इस बिल मनी बिल का प्रोसेस बताऊंगा अभी, तब मैं आपको वहां पे बता दूंगा, ठीक है। वहीं मैं बात करूं ऑर्डिनरी बिल के बारे में, तो ऑर्डिनरी बिल का मतलब क्या है, ऑर्डिनरी बिल का मतलब क्या है, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल का मतलब है कि आपका मैटर ऑफ एक्सेप्ट्स ऑफ मनी बिल एंड आपका फाइनेंस बिल, मतलब कि धन विधेयक और वित्त विधेयक के बिल को छोड़ करके जितने भी मामले होंगे वो आपके ऑर्डिनरी बिल में होंगे, ठीक है। यानी कि मनी बिल और फाइनेंस बिल के मैटर को छोड़ करके जितने भी बिल होंगे वो आपके ऑर्डिनरी बिल होंगे, ठीक है बच्चे। और वही मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के बारे में, तो अगर हमें संविधान में चेंजेस करना है तो उसके लिए हमें केवल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा। अब वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैसे लाया जाता है, किस मेजोरिटी से लाया जाता है, किसकी सिफारिश पे लाया जाता है, सिफारिश लगेगी या नहीं लगेगी, वो सभी बातें हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में पढ़ेंगे, ठीक है लेडीज एंड जेंटलमैन। अगर मैं बात करूं फाइनेंस बिल के बारे में, तो जितने भी फाइनेंस के मैटर होंगे, ठीक है, जितने भी हमारे फाइनेंस के मैटर होंगे, फाइनेंस के जितने भी मैटर होंगे वो आपके एक फाइनेंशियल बिल में होते हैं, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको ये सभी बातें थोड़ी थोड़ी करके समझ में आने लगी होंगी। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार उसको रिपीट कर लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा एक प्रोसीजर और देखते हैं, थोड़ा सा रिगार्डिंग ऑफ फाइनेंस बिल के उसमें, क्योंकि फाइनेंस बिल आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं तो आपका ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और एक ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, मैटर ऑफ एक्सपेक्ट ऑफ मनी बिल एंड फाइनेंस बिल, मतलब कि धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़ करके जितने भी बिल होंगे वो आपके ऑर्डिनरी बिल होंगे। किस तरीके से, देखो जैसे मैं आपको एक वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो ये जो बीच वाला गोला है ये क्या है, ये है आपका मनी बिल, क्या है आपका मनी बिल। और जो ये बड़ा वाला गोला है ये क्या है, ये आपका है फाइनेंस बिल, क्या है आपका फाइनेंस बिल। और ये जो बीच का एरिया है ये आपका क्या है, ये आपका है, ये आपका है रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल, यानी कि फाइनेंस बिल,
अब इस बात का क्या मतलब है बच्चों? देखो, ये जो मनी बिल है, ये जो मनी बिल है, ये जो मनी बिल है, ये आपका किसके अंडर में आ रहा है? फाइनेंस बिल के। तो इसका मतलब ये होगा कि जितने भी मनी बिल होंगे वो फाइनेंस बिल होंगे, यानी कि ऑल मनी बिल आर फाइनेंस बिल। ठीक है, यानी कि जितने भी मनी बिल होंगे वो क्या होंगे? फाइनेंस बिल होंगे। लेकिन जो बिल फाइनेंस बिल मतलब ऐसा समझो कि जितने भी मनी बिल होंगे वो तो फाइनेंस बिल होंगे, इतना तो क्लियर हो रहा है। लेकिन क्या सारे बिल, क्या सारे फाइनेंशियल बिल या फाइनेंस बिल मनी बिल होंगे? तो आंसर होगा नो। यानी कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। तो फिर वे क्या होते हैं? वो होते हैं रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल। क्या होते हैं? रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल। तो क्लियर हुआ बच्चे? यानी जितने भी आपके मनी बिल होंगे वो आपके फाइनेंस बिल होते हैं, यानी मनी बिल में जितने भी मैटर होते हैं वो फाइनेंस से तो रिलेटेड होते हैं बच्चे। तो जितने भी मनी बिल होंगे वो फाइनेंस बिल होंगे, लेकिन सभी फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं होते, वो आपका रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल होते हैं। देखो, मैं एक बात से और समझाना चाहूंगा। जैसे मैं फाइनेंस बिल की बात करूं, ठीक है, तो फाइनेंस बिल को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो होगा मनी बिल, बोलो हाँ कि ना, मनी बिल। और एक आपका क्या होगा? रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल। भाई अगर मनी बिल होगा वो या तो फाइनेंस बिल होगा, अगर वो फाइनेंस बिल नहीं है तो रिलेट टू ऑर्डिनरी बिल होगा। बात को समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो? तो यही सारा आपका कॉन्सेप्ट है पूरे इन बिल के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसको ध्यान से कॉपी कर ले। अब मैं आपको समझाता हूं, स्टार्ट करता हूं आपका मनी बिल। ठीक है, मनी बिल किस तरीके से पास होता है, कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है उसका, वो समझते हैं। कल मैंने टेस्ट लिया था मैथ स्पेशल का, और भाई जिन बच्चों की रैंक 1 है 2 है 3 है, जिनकी रैंक अंडर 50 में है, भाई बहुत अच्छी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जिनकी रैंक बहुत ही ज़्यादा है, किसी की रैंक 500 है, किसी की रैंक 400 है, किसी की रैंक 300 है, तो भैया वो तो अपना थोड़ा सा मेहनत और कर ले, है ना। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको ही फल मिलेगा इस चीज़ का। ठीक है, अभी टाइम, इस टाइम में मेहनत कर लोगे तो आप ज़्यादा अभी तो आगे ही समझ पाओगे। ठीक है, अब अगर आप मेहनत करते हो तो आपकी तभी तो नौकरी लगेगी। तो इसलिए आप अभी से मेहनत करना स्टार्ट करें। लेकिन जिनकी बच्चों की रैंक बहुत ज़्यादा है तो वो टेंशन ना ले, मेहनत करें, दोबारा से पढ़ें, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। ठीक है, आप, अगर आपने कोई चीज़ एक बार पढ़ ली और आपको दोबारा मौका मिल रहा है उस चीज़ को पढ़ने का, तो आप उसे इग्नोर नहीं करें। आपके वो चीज़ और भी अच्छी क्लियर होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको वहाँ पे कुछ और अच्छी चीज़ सीखने के लिए मिल जाए। बात को समझ रहे हो? जैसे अब मान लीजिएगा कि कोई बच्चा है, अब उसने जैसे कि पॉलिटी का फर्स्ट बैच पढ़ लिया या फर्स्ट क्लास पढ़ ली, मान लो प्रेसिडेंट पढ़ लिया, और मैं कभी किसी दिन सैटरडे संडे को एक बार जो है मैराथन क्लास में आपको पढ़ाने लगूँ राष्ट्रपति, तो आप ये थोड़ी ना सोचोगे सर हमने तो राष्ट्रपति पढ़ लिया तो हम मैराथन क्लास क्यों ले, हम तो नहीं लेते है। तो ऐसा नहीं, क्या पता कुछ बातें ऐसी हो कि मुझे नहीं मुझे पता चली हो एक करंट अफेयर के थ्रू, और नया कोई प्रोसेस आया हो और मैं आपको वहां पे बता दूं। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं थोड़ा सा सेंट्रल के मनी के बिल के बारे में। देखो, जो सेंट्रल का मनी बिल है, ठीक है, जो आपका सेंट्रल का मनी बिल है, इसको सबसे पहले डिसाइड कौन करता है? फर्स्ट डिसाइड कौन करता है? तो डिसाइड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा। मतलब कि जो आपका मनी बिल है उसको जो डिसाइड करेगा वो कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। यानी कि जो धन विधेयक का दर्जा होता है वो लोकसभा का स्पीकर देता है, ओनली, केवल लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, अब जो मनी बिल है वो क्या होगा? वो प्रेसिडेंट यानी कि जो हमारे भारत के राष्ट्रपति है उनकी रिकमेंडेशन पे रखा जाएगा। रिकमेंडेशन का मतलब होता है सिफारिश।
ठीक है, उनकी सिफारिश पर रखा जाएगा। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि मनी बिल को डिसाइड कौन करता है, मनी बिल को जो है धन विधेयक का दर्जा कौन प्रदान कराता है, तो आपका लोकसभा स्पीकर है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो मनी बिल है वो किसकी सिफारिश पर रखा जाता है, तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर रखा जाता है। तो सबसे पहला आप इसको कहाँ रखेंगे, लोकसभा में। कहाँ रखेंगे, लोकसभा में। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि फर्स्टली इंट्रोड्यूस लोकसभा। ठीक है, यानी कि मैं सबसे पहले इसको लोकसभा में रखूंगा। अब ये क्या होगा, लोकसभा से पास हो जाएगा। अब अगर ये लोकसभा से पास होता है तो ये कहां पहुंचेगा, फिर ये पहुंचेगा दूसरे हाउस में, यानी कि राज्यसभा में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी बिल होता है तो उसके तीन जो है प्रोसेस होते हैं, यानी कि वो संसद के तीनों अंगों से पास होना चाहिए। प्रेसिडेंट ने वहां पे सिफारिश कर दी, जब प्रेसिडेंट ने सिफारिश कर दी तो इसका मतलब वो चाहता है कि मनी बिल पास हो, तभी तो उसने सिफारिश की, और लोकसभा में पास हो गया। अब तो थर्ड पार्ट कौन सा बचा पार्लियामेंट का, राज्यसभा। ठीक है, लेकिन मनी बिल में थोड़ा सा ये एक आपको मैं एक डाउट हो आएगा आपका, वो मैं अभी क्लियर कर दूंगा। मैं एक कल्पना करूंगा कि आपके क्या क्या पॉइंट बनेंगे यहाँ पे। तो पहले इसको कर लेते हैं पूरा। तो प्रेसिडेंट की सिफारिश पर हमने लोकसभा में रखा, लोकसभा से पास हो गया। अब राज्यसभा में पहुंचा, लेकिन राज्यसभा को उस बिल पे आपत्ति है, तो वो उसको मैक्सिमम 14 डेज के लिए क्या कर सकती है, होल्ड पे रख सकती है। क्या कर सकती है, होल्ड पे रख सकती है, यानी कि उसको रोक सकती है। लेकिन 14 दिन से ज्यादा वो नहीं रोक सकती। तो फिर क्या होगा, फिर ये जो बिल है वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, लोकसभा पहुंच करके क्या हो जाएगा, लोकसभा में क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ठीक है, खत्म। बस ये प्रोसेस है मनी बिल को पास कराने का। अब यहां पे अगर मैं बात करूं इस पूरे स्पेशल प्रोसीजर की, यानी जो पूरा स्पेशल प्रोसीजर है, ये आपका जो पूरा स्पेशल जो प्रोसीजर है वो हमारा आर्टिकल 109 में आता है। यानी कि इस पार्लियामेंट का ये जो आपका मनी बिल है, इसको जो स्पेशल तरीके से जो प्रोसीजर में लाया जाता है पास कराने के, वो हमारे आर्टिकल 109 में है। और मनी बिल की बात करें तो ये हमारा आर्टिकल किस में है, आर्टिकल 110 में है। ठीक है, किस में है, हमारा आर्टिकल 110 में है। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल किस में था, 107 में। फाइनेंस बिल किस में था, 117 में। और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था 368 में। ठीक है बच्चे, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइप की चीजें पूछता हूँ, यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे जो है प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को। फर्स्ट, ये हमारा जिस प्रकार से एक सेंट्रल का मनी बिल है, उसी तरीके से आपका स्टेट का भी मनी बिल होगा। सेंट्रल को जो मनी बिल होगा, जो सेंट्रल का मनी बिल होगा, उसको डिसाइड कौन करेगा, बाय लोकसभा स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। यानी कि जो मनी बिल है, जो धन विधेयक, उसको कौन दर्जा प्रदान कराता है धन विधेयक का, लोकसभा का अध्यक्ष, ओनली लोकसभा का अध्यक्ष, वो उसको ही अथॉरिटी है। सेकंड, आप प्रेसिडेंट की सिफारिश पे इसको रखेंगे, ठीक बात है, लोकसभा में रखेंगे, लोकसभा से पास होगा। लेकिन अगर ये लोकसभा में पास नहीं हुआ तो बेटा यहाँ पे सरकार के ऊपर एक शंका लग जाती है। यानी कि यहाँ पे अगर सरकार लोकसभा में मनी बिल पास नहीं करवा पाती है, तो ऐसी कंडीशन में लोकसभा को अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ सकता है, यानी कि सरकार गिर सकती है। ठीक है, अब बच्चों के मन में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि सर आपने इसको फर्स्ट लोकसभा में क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया, लोकसभा में क्यों रखा, राज्यसभा में क्यों नहीं रखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मनी बिल पे जो अल्टीमेट ऑथोरिटी जो होती है वो लोकसभा की ही होती है ना। दूसरी बात, देखो जो मनी बिल आप रख रहे हो उसमें मान लो वो एक तरीके से पब्लिक के रिगार्डिंग होता है। यानी आप अगर मान लीजिएगा, आप जो है वहां पे जैसे मान लो बजट है, अब बजट एक तरीके से मनी बिल
तो होगा बजट का भी। तो वहाँ पे आप सरकार के मतलब जो पब्लिक का पैसा पब्लिक का पैसा यूज़ करना चाह रहे हैं आप, ठीक है, या आप पब्लिक के ऊपर पैसा खर्च करना चाहती है सरकार, तो ऐसी कंडीशन में राज्यसभा वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तो अल्टीमेट अथॉरिटी राज्य लोकसभा को दी गई है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो लोकसभा है वो पूरी तरीके से जनता का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि जनता का पैसा जनता में ही खर्च होना चाहिए, जनता की लोक यानी कि पब्लिक वेलफेयर में खर्च होना चाहिए। तो इसलिए जो अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो मनी बिल की वो लोकसभा के लिए है, यानी कि आप लोकसभा में रखवाएंगे। और अगर मान लो राज्यसभा, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा होल्ड पे रखें, कभी कभी ऐसा होता है कि मनी बिल आया लोकसभा से पास होके तो राज्यसभा ने पास कर दिया, फिर तो वहाँ कोई कंडीशन ही नहीं है। लेकिन अगर लोकसभा, अगर राज्यसभा उस पर कोई मतलब कोई इस पे आपत्तिजनक कोई आपत्ति जताती है, तो उस आपत्ति जताने पर वो उस बिल को रख देगी 14 दिन के होल्ड पे कि हम इस बिल को पास नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में वो 14 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली लोकसभा से पास हो जाएगा, यानी लोकसभा के द्वारा पास करा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेट अथॉरिटी राज्यसभा की नहीं होती है। मनी बिल पे जो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है वो लोकसभा की होती है, ये लोकसभा में ही रखा जाता है। लेकिन हमें संसद के दोनों सदनों में इसको इंट्रोड्यूस कराना होता है, यानी कि फर्स्टली तो हम इंट्रोड्यूस लोकसभा में कराएंगे, लेकिन हमें इस बिल को पार्लियामेंट के तीनों अंगों से पास कराना होता है। अब लोक राज्यसभा को तो अथॉरिटी है ही नहीं, तो लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो उसको, अगर मान लीजिएगा कभी कभी ऐसा होता है कि आपने मनी बिल रखा, राज्यसभा को कोई आपत्ति नहीं है, राज्यसभा ने पास कर दिया, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो पास हो ही गया। लेकिन अगर राज्यसभा आपत्ति करती है तो वो लोकसभा जो है आफ्टर 14 डेज पास हो जाएगा, ठीक है। और ये पूरा स्पेशल प्रोसीजर आर्टिकल 109 में है, 109 में है, और मनी बिल जो आता है वो आर्टिकल 110 में है, ठीक है। और बस अब इसमें क्या क्वेश्चन बनेगा, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि अगर सरकार मनी बिल पास ना करा पाए तो ऐसे में सरकार भी गिर सकती है, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो अब हम कल पढ़ेंगे ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंस बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है बच्चे। तो आई होप आपको सभी बातें क्लियर समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। दूसरी बात, मैं आपको 26 से 27 हज़ार क्वेश्चन एमसीक्यू के इसके कराऊंगा। हालांकि अगर आपके पास प्रेसिडेंट के कोई क्वेश्चन, आपके पास प्रेसिडेंट के क्वेश्चन है, या फिर आपके पास कोई अदर गाइड है, अदर एमसीक्यू क्वेश्चन, आप वहाँ से प्रेसिडेंट के क्वेश्चन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता तो आप जो है हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो है आप इसको नोट्स बनाइए, इसको डिस्कशन कीजिए। आपको लगता है कि मैं इस पे और क्या टाइप के क्वेश्चन बना सकता हूँ, क्या इस पे डाउट्स बना सकता हूँ, वो आप हमसे पूछिए, ठीक है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी आज की क्लास कंप्लीट होती है, नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी, ठीक है ना। और जो है जिन बच्चों के मैथ्स में कम नंबर है तो प्लीज़ वो थोड़ा सा इम्प्रूव करें, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि, देखो मेरी बात सुनो, देखो ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति कोई मैथ पढ़ रहा है, या हमने भी मैथ पढ़ा तो हम भी टेस्ट में कभी कभी फेल होते थे, या हम भी नहीं कर पाते थे उस चीज़ को, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैं एक बार, जब मैं पहले मैथ पढ़ता था, ऐसा नहीं है कि मैथ मेरा बहुत ख़राब था, लेकिन जिन बच्चों के बीच में पढ़ता था वो बच्चे मुझे कमेंट कर देते कि सर आप जो है ना, कि सचिन जो है आप छठी क्लास का मैथ पढ़िए, बेसिक्स से पढ़िए, छठी क्लास का पढ़िए, 7वीं क्लास का पढ़िए। तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता था कि भाई ये बच्चा मुझे कह रहा है कि भाई 7वीं क्लास का मैथ पढ़ो, छठी क्लास का, सेकंड क्लास का मैथ पढ़ो, मैथ नहीं आता मुझे। तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, मुझे लगता था कि मैं मैथ कभी मैं सीख नहीं पाऊंगा। लेकिन मैंने इतनी मैथ में मेहनत करी तो मुझे ये कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं मैथ का ही टीचर बन जाऊंगा। जो सब्जेक्ट मेरा शुरू से ही खराब रहा है उसका मैं टीचर बन गया, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये जो है ना, ये कोई मेरे ऊपर गॉड गिफ्टेड नहीं है, मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी। मुझे आज भी याद है कि जब मैं मैथ पढ़ता था तो मैं 6-6 घंटे मैथ पढ़ता था। मुझे बहुत याद है कि मैं रद्दी में अपने रजिस्टर सेल करता था, और वहाँ पे वो सारे रजिस्टर जो होते थे वो सारे मैथ के ही होते थे। मैंने आपकी एक बुक ही फॉलो की जो मैं आपको करा रहा हूँ, किरण 9500 वाली, और उसी बुक के कंसेप्ट पढ़े, इतने प्योर तरीके से कंसेप्ट पढ़े, कंसेप्ट को सीखा, और उसी से ही मैंने लगभग 16 से 17 बुक कंप्लीट कर दी मैथ की।
और कुछ नहीं है, 16 से 17 मैथ के बुकों में वही कंसेप्ट है जो आपकी किरण की बुक में है ना, ऐसा कुछ नहीं है। बस फर्क ये है कि किरण में राम किसी काम को 10 दिन में करता है, तो दूसरी बुक में जो है शामू किसी काम को 20 दिन में कर देगा। इस तरीके से लैंग्वेज बदल बदल के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अदरवाइज मैथ अगर आप दिल से चाहो सीखना तो बहुत आसान है, लेकिन हर सब्जेक्ट को सीखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वही मैं बात करूँ रीजनिंग के बारे में, तो रीजनिंग भी बहुत आसान टॉपिक है। देखो, अगर आपके मन में एक फीलिंग आ गई कि आप नहीं सीख सकते, तो फिर आप नहीं सीख सकते। लेकिन अगर आप दिल से मेहनत करो, दिल से कोशिश करो सीखने की, तो आप वहाँ पे सभी चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आई होप आपको ये सभी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू बच्चों।